आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? चाकू, बंदूक, गोली, आतंकवादी या चोर से? यहाँ पर मैं बता दूं कि मुझे सबसे ज्यादा डर इंटरनेट से लगता है। आपको सुनने में बड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन हाँ, मुझे सबसे ज्यादा डर इस इंटरनेट से लगता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मुझे इंटरनेट से सबसे ज्यादा डर लगता है और इसका कारण क्या है। अब आप मेरी इस बात को ध्यान से सुने। मान लो मैं एक शॉप चलाता हूँ, उस शॉप के ऊपर आप आए हैं और मैंने अपना लैपटॉप इस तरीके से, जैसा आप देख पा रहे हैं, खोल रखा है और मेरे पास कोई व्यक्ति अपने किसी काम से आता है जो मुझसे यह जानकारी चाहता है कि सर, मैं अपना जन्म प्रमाण पत्र या राशन कार्ड बनवाना चाहता हूँ, उसके लिए कौन कौन से दस्तावेज मुझे चाहिए होंगे। तो मैंने उसे समस्त दस्तावेजों की जानकारी दे दी और दस्तावेजों की जानकारी के साथ मैंने कहा कि आपको 150 रुपये का पेमेंट करना होगा और उसी के साथ आपका काम हो जाएगा। आपका राशन कार्ड या आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा जो आप चाहते हैं। और इसी जानकारी के साथ वह व्यक्ति घर चला जाता है। घर जाने के दौरान रास्ते में उसे एक मैसेज प्राप्त होता है कि आपके खाते से इतना पैसा डिडक्ट हो गया है या कट गया है और आपके खाते से इतना ट्रांजैक्शन हुआ है। वह व्यक्ति घर चला जाता है और घर वालों से पूछताछ करता है कि क्या आपने मेरे खाते से ट्रांजैक्शन किया है। तो घर वाले उनसे कह देते हैं कि नहीं, हमने आपके एटीएम से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है और हमने आपके खाते से भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब उस व्यक्ति के पास किसी प्रकार का ओटीपी नहीं आया, किसी प्रकार की कोई सूचना मांगी ही नहीं गई, तो ट्रांजैक्शन कैसे हुआ? उसके खाते से पैसा कैसे कट गया? वो पैसा कहाँ गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो पैसा मैंने चुराया है और कैसे चुराया है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। उससे पहले कुछ और जानकारियां जो मैं आपको दे दूं, जो मैंने आपसे कहा था कि मुझे सबसे ज़्यादा डर इस इंटरनेट से क्यों लगता है। बात करेंगे ऐप्स पर। आप अगर नया फ़ोन लाते हैं तो उसमें 50 प्रकार के ऐप्स आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं। आप उनका प्रयोग करना शुरू करते हैं तो उनकी पहली टर्म्स एंड कंडीशन ये होती है कि आप अगर इस ऐप को ऑपरेट करना चाहते हो, चलाना चाहते हो, इसका यूज़ करना चाहते हो, तब आपको हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को स्वीकार करना होगा। और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर ये होती है कि आपके सारे फ़ोन कॉल्स, आपके सारे कॉन्टैक्ट, आपकी सारी वीडियोस और आपकी सारी फ़ोटो आप हमसे शेयर करने के लिए तैयार हैं, तभी आप इस ऐप को ऑपरेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हम उन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम उस ऐप का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। यहीं से शुरू होता है एक बहुत बड़ा खेल। मैं बताऊंगा वह खेल क्या है। इस तरीके से मान लो आपने फोन पे का प्रयोग किया है, तो फोन पे के पास 10 लाख कर्मचारी काम करते हैं और आपने अपनी फोटो, अपने सारे कॉन्टैक्ट और सारे वीडियो उनसे शेयर करने के लिए हामी भर दी है और इस बेस पर आपने उस ऐप को चलाया है, यूज़ किया है। इसी तरीके से यदि हम 50 ऐप की बात करें जो आपके फ़ोन में काम कर रहे हैं, तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन भी यही है। इसी के साथ अगर 50 ऐप में सभी कर्मचारी, सभी व्यक्तियों को काउंट करें तो लगभग 2.5 करोड़ लोग ऐसे हो जाते हैं जो आपके फ़ोन कॉल्स, आपके फ़ोटोज़ और आपके वीडियोज़ को प्रयोग कर सकते हैं। देखने में 2.5 करोड़ लोग बहुत होते हैं। चलो मैं इसे थोड़ा-सा शॉर्ट कर देता हूँ। मान लो 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास आपका ये सारा डाटा पड़ा है। अब आप कहेंगे सर, फ़ोटो, वीडियोज़ और फ़ोन कॉन्टैक्ट यदि हमारे किसी के पास चले जाते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, सामान्यतः उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि क्या फ़र्क पड़ता है। मान लो आपको ज़रूरत पड़ी अपने अकाउंट नंबर को किसी को बताने की और आप उसे अपना अकाउंट नंबर बताते हैं
तब वह नहीं समझ पाता है और आप उसे व्हाट्सएप के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट की कॉपी शेयर कर देते हैं और शेयर करने के बाद वह कॉपी उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है जिसे आप भेज रहे थे। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन ये भी है कि जैसे ही आपने वो फोटो खींचकर शेयर की तो 1 करोड़ लोग, जैसा कि मैंने 2.5 करोड़ को कंप्रेस करके आपके लिए 1 करोड़ कर दिया था, उन 1 करोड़ लोगों के पास भी वो फोटो पहुंच गई है और आपके बैंक अकाउंट की डिटेल है वो। आप इस बात को जानते हैं। तो 1 करोड़ लोग आपके उस डाटा का मिसयूज कर सकते हैं। ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। उस फोटो का वो कहीं भी यूज कर सकते हैं और आपने ये टर्म्स एंड कंडीशन स्वीकार कर रखी है कि यदि वो हमारे डाटा को यूज करते हैं तो हम उन्हें मना नहीं करेंगे। इसी प्रकार आपसे कोई ऐसा वीडियो या फोटो क्लिक हो जाती है जो सही नहीं है, वह भी शेयर मानी जाती है और वह भी शेयर होती है। तो उस कंडीशन में मेरी नज़र में इंटरनेट सबसे खतरनाक चीज़ साबित होता है, क्योंकि आपकी फ़ोटो यहाँ से कहीं भी पहुँच सकती है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जा सकती है और कहीं भी उसका मिसयूज़ हो सकता है। अब नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे या बात करेंगे इस चीज़ पर कि आपके पास कभी भी ओटीपी आता है और आप ओटीपी से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो जिसका सीधा सा अर्थ है कि जिस व्यक्ति ने आपके पास ओटीपी भेजा है, उसके पास आपका आधार कार्ड, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल, आपका फ़ोन नंबर, आपकी समस्त जानकारी उसके पास पहले से है, इसलिए उसने आपके पास ओटीपी भेजा है, चाहे वह किसी भी माध्यम से आया हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसने हमें ओटीपी कैसे भेजा, उसे हमारा फ़ोन नंबर कैसे मिला, उसे ये समस्त जानकारियाँ कैसे प्राप्त हुई कि हमारे खाते में पैसा है और उसे ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, उसे चुराया जा सकता है। ये बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा मान सकते हो आप इसे, कि कैसे एक व्यक्ति बिना हमारी जानकारी के, जिसे हम जानते ही नहीं है, वह हमारा पैसा और हमारी डिटेल कैसे चुरा सकता है। इसी के साथ ही मैं ये भी बता दूं कि पहले जो ट्रांजैक्शन होता था वो ओटीपी के माध्यम से होता था। आप ओटीपी के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते थे, पैसा चुराया जाता था। लेकिन अब बिना ओटीपी के भी पैसा चुराया जा सकता है। ये आधार कार्ड कोई आधार कार्ड नहीं है, एक ब्लास्ट होने वाला बम है जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। इसके दुष्परिणाम कभी भी सामने आ सकते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ जब आपने आधार कार्ड बनवाया था। आपको शायद याद ना हो, आपको याद दिला दूं कि जब आपने आधार कार्ड बनवाया था तब आपके दोनों हाथों की 10 के 10 उंगलियां स्कैन की गई थी और आपकी आइरिस भी स्कैन की गई थी और आपके चेहरे की फोटो भी खींची गई थी और उसी के साथ आपका आधार कार्ड बन गया था। अब होता क्या है, आप कहीं भी ट्रांजैक्शन करते हैं तब आपके फिंगरप्रिंट से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या आइरिस को स्कैन करके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। देखने में ये बहुत आसान सा लगता है, लेकिन इसका मिसयूज बहुत होता है और बहुत बार हो रहा है और भविष्य में इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिल जाएगा। आपके डाटा का मिसयूज कैसे हो सकता है, कहाँ कहाँ पर मिसयूज हो सकता है? लिफ्ट में, शॉपिंग मॉल में, ट्रेन में, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर और राशन की दुकान पर, यहाँ तक कि यदि आप कहीं किसी पब्लिक प्लेस पर बैठे हैं तो वहाँ भी आपकी ट्रांजैक्शन बिना आपके ओटीपी के हो सकती है। मात्र आपको वहाँ पर जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है और वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हर जगह ऐसी ट्रांजैक्शन हो सकती है जो मैंने अभी की थी, जो मैंने पहले आपको बता दी है। अब मैं आ जाता हूँ पहले की मैनुअल प्रोसेस पे, कि पहले मैनुअल काम होता था। आप अपना सिग्नेचर किसी फॉर्म पर करते थे और उसी के साथ आप अपना डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करते थे, जो आपकी परमिशन मानी जाती थी और उसी के आधार पर ये कार्य होता था। लेकिन आधार कार्ड के आने के बाद आपकी फिंगरप्रिंट उसमें स्कैन होने के कारण और आइरिस के स्कैन होने के कारण आप ऑनलाइन ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई कर सकते हैं और उसी से ये कार्य हो जाता है और आप इसे बहुत आसान मानते हैं। लेकिन ट्रांजैक्शन के लिए भी ये ओटीपी उसी तरीके से आसान होता है और आपके यहाँ आपके खाते से कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय पैसा चोरी हो सकता है। कोई भी
ट्रांजैक्शन यदि आप करते हैं या कोई भी फार्म आप सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के दौरान वह फार्म ऑनलाइन के माध्यम से बहुत से लोगों के हाथों से गुजरता है और उसमें कोई भी व्यक्ति आपके किसी भी डाटा का मिसयूज कर सकता है और आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि किस व्यक्ति ने हमारे उस डाटा का मिसयूज किया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी मेरा फेस स्कैन कर लो, मेरी आइरिस स्कैन कर लो, मेरे खाते में कोई भी पैसा नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आपको इसके लिए भी जानकारी दे दूं कि उस व्यक्ति के खाते में पैसा जमा करवाया जाएगा, एक्स वाई जेड किसी भी माध्यम से वह हो सकता है और उस पैसे को निकाल लिया जाएगा। लेकिन उस पैसे को उस व्यक्ति को भरना होगा जिसका वह अकाउंट है, क्योंकि हमने हैकिंग के जरिए ये काम किया है। हमने हैकिंग के जरिए उसके खाते में पैसा जमा करवाया है और उसे निकाल लिया है और वह व्यक्ति उसे यह कभी पता ही नहीं चलेगा कि कैसे पैसा निकाला जाता है और कैसे पैसा आया है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आइरिस स्कैन और फिंगर स्कैन आपने करवाए थे जब आपने आधार कार्ड बनवाया था, तो उसी के बेस पर मैंने भी जो पैसा चुराया है, मैंने फॉर एग्जांपल चुराया है, मैंने वास्तव में ऐसा नहीं किया है, आप इस बात का ध्यान रखें। लेकिन मैंने किया कैसे कि जो से ही वो व्यक्ति मेरे पास आया, मेरे इस लैपटॉप के यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे से मैंने उस व्यक्ति की आइरिस को स्कैन कर लिया था और उस व्यक्ति की आइरिस जब मैंने स्कैन की तो मात्र मुझे 2 सेकंड का समय लगा था और उस 2 सेकंड के दौरान उस व्यक्ति ने यह नहीं देखा और ना ही उसे यह पता चल पाया। और आप किसी भी स्थिति में कभी भी ये पता नहीं लगा सकते हैं कि आपकी आइरिस को स्कैन कर लिया गया है और आपके ट्रांजैक्शन की जा रही है और किसी भी पब्लिक प्लेस पर आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी किसी भी पब्लिक प्लेस पर आप जाएं तो वहां पर जहां कैमरा लगा हुआ हो आप संभवतः उस तरफ नहीं देखें या आपको पता चल जाए कि यहाँ पर कैमरा है तो आप वहां सावधान रहें। हो सकता है आप इस तरीके की चोरी या ठगी से बच जाएं। यदि आपके साथ ऐसा कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो आप इसके लिए साइबर क्राइम, जो कि सरकार भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, उसमें हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जिससे आपको पूर्णतः मदद मिल जाएगी। और जब भी आपके साथ ऐसा कोई स्कैम हो तो आप उसी समय अपने हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग कर साइबर क्राइम में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं और इसका अन्य कोई इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं है।